मतलब सर ये है कि एक गोल से कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, लाइक यहाँ पे हम पढ़ने आते हैं लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, उसको कम कैसे करें या फिर अपने गोल पे ज़्यादा कैसे फोकस करें? सर अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों के होने हैं, तो बेस्ट वे आंसर राइटिंग का क्या हो जा ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े और कंटेंट कैसा होना चाहिए ताकि इम्पैक्ट अच्छा रहे? एक और मिथ या रियलिटी है बट वो नहीं पता, जैसे कि आप जितना आंसर मतलब पेजेस भरोगे या फिर उतना। नहीं। Hello my dear friends, this is Swati Gautam and you're watching Mass TV. So today we have a wonderful assistant professor from Allahabad University of Ancient Department and Archaeology. So first thing first sir, I would like to have your introduction that how you came to this and what's your background and from where you are. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर, मेरे पिताजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही एक करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे थे। और मेरा जो पैतृक निवास है वो बांदा में पड़ता है और मैं इलाहाबाद में ही मेरी पैदाइश हुई। और क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक बैकग्राउंड रहा है मेरे जीवन में, मेरे पिताजी यहाँ से पढ़े लिखे और बाद में यहीं पे सर्विस की, तो इसीलिए मेरी जो इंटरेस्ट था, वैसे तो मैं साइंस बैकग्राउंड का था 12th तक, और मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं क्योंकि वो दौर इंजीनियरिंग का था। लेकिन एक सिविल का कीड़ा मेरे अंदर भी था कि मुझे भी सिविल सर्विसेज देनी है और इलाहाबाद जैसे एस्टीम्ड जो कि इतना प्रेस्टीजियस एक इंस्टीट्यूट रहा है वहाँ पे जाके पढूं, और इसीलिए मैंने आर्ट्स की तरफ रुख किया और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और एडमिशन के बाद फिर मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने यहाँ से रिसर्च की। और कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, वहाँ पे मैंने एज अ गेस्ट लेक्चरर पढ़ाया। फिर SSK खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे एज अ गेस्ट पढ़ाया। और 2018 से मैं यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रहा था। और अभी हालिया जो नियुक्ति हुई है माननीय कुलपति महोदय जो हमारी हैं, जिनके द्वारा एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य किया गया, और इतने लंबे समय से जो वैकेंसीज़ रुकी हुई थी उनको उन्होंने करवाया, और उसी वैकेंसी में हम लोग सेलेक्ट होकर के आए। और विभाग में मेरे अलावा और भी 14 असिस्टेंट प्रोफेसर और 5 एसोसिएट प्रोफेसर्स ने ज्वाइन किया। तो ये एक मेरा बैकग्राउंड रहा है। और साइंस का विद्यार्थी होने की वजह से थोड़ा सा मेरा जो रुझान है वो एनालिसिस और एनालिटिक चीज़ों पे रहा है, जिसकी वजह से मैंने पुरातत्व विषय को ज्वाइन किया जब मैं यहाँ पे रिसर्च में आया। और रिसर्च के दौरान प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा मेरे सुपरवाइज़र रहे, जो कि भारत में माइक्रोवेयर स्टडी और फ्लिंट नैपिंग के एक तरीके से उसके जनक या उनके उसी श्रेणी में आते हैं, शुरुआत करने वाले लोग थे। और उनके अंडर मैंने रिसर्च की और मुझे भी इत्तेफाक से उसी माइक्रोवेयर और स्टोन टूल्स वाली जो ये विधा है उसको सीखने का मौका मिला, उसमें मैंने कार्य किया। और इसको बताने में मुझे वो महसूस होता है गर्व कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा था जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पुरातत्व के क्षेत्र में। और हम लोग कुछ उन लोगों में से हैं जैसे कि डॉक्टर शैलेश यादव सर, हम लोग के साथ में काम किया हम लोगों ने, और हम लोग उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत में माइक्रोवेयर स्टडी स्टोन टूल्स की शुरू की है। ठीक है। और हमारा ये जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये एक एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी लैब है, जो कि एशिया का रिकॉग्नाइज्ड एक लैब है और एक वर्ल्ड की एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी की एक संस्था है, एक सार्क, उसका ये सदस्य भी है, वो रिकॉग्नाइज़ करता है हमें। और जब तक प्रोफेसर सिन्हा यहाँ पे थे वो इंचार्ज थे इस लैब के। और विश्वविद्यालय के लिए ये लैब बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत की और विश्व के अलग अलग विश्वविद्यालयों से लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आते थे, उपकरणों की बनाने की ट्रेनिंग जिसको हम फ्लिंट नैपिंग कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी का बहुत सारी बारीकियाँ सीखने यहाँ पर आते थे। जैसे कि डेक्कन कॉलेज एक है आर्कियोलॉजी के लिए बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लोग यहाँ आते रहे हैं। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से आते रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर जो कि UK में है वहाँ से लोग आते रहे हैं। तो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जो है ये लैब एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी लैब का ये रहा है, जो कि पुरातत्व में लगातार कार्य कर रहा है। अब ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि इस लैब में हम लोगों ने एज अ रिसर्च स्कॉलर काम किया, और अब इस लैब में जो है हम लोग एक अध्यापक के तौर पे भी या एक रिसर्चर के तौर पे भी आगे अपनी कार्यप्रणाली को बढ़ाएंगे।
सर आर्कियोलॉजी और एंशियंट हिस्ट्री मतलब दोनों डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मतलब उसको डिफरेंशिएट करके पढ़ते कैसे हैं? असल में देखिए, एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। जब डिवीज़न हो रहा था हिस्ट्री का, तो प्राचीन इतिहास एक विषय बनाया गया, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसको बांटा गया अध्ययन की सुविधा के लिए, और एक टाइम फेज डिसाइड कर लिया गया कि 1200 AD तक का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास की श्रेणी में आएगा। अब इसके अलावा अगर हम डिवीज़न करते हैं इतिहास को, तो इतिहास प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज में आता है। अब ये जो डिवीज़न हुआ, ये डिवीज़न हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, जो हमारे स्रोत थे, क्योंकि इतिहास के साथ ये चीज़ है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि साक्ष्यों पर संचालित होता है। अगर साक्ष्य नहीं होंगे, सोर्सेज नहीं होंगे, तो इतिहास को लिखा नहीं जा सकता। तो प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड रहा जिसमें कि हम उन मानवों के संदर्भ में बातचीत करते हैं जहाँ पर किसी प्रकार के रिटन एविडेंसेस नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। तो अब लिखित साक्ष्य नहीं है, तब हम कैसे इतिहास को जानेंगे? तो फिर पुरातत्व की भूमिका यहाँ पर आती है। पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो कि मानव के अतीत का अध्ययन करता है। किसके आधार पर? पुरावशेषों के आधार पर, एक क्रमबद्ध अध्ययन को प्रस्तुत करता है। तो अगर पुरातत्व जैसा विषय ना होता तो मानव अतीत के एक बहुत बड़े काल की जानकारी हमें प्राप्त ना हो पाती। तो इसलिए पुरातत्व जो है वो प्राचीन इतिहास, जबकि आगे आप साहित्य स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों के अतिरिक्त साहित्यिक स्रोत भी आते हैं। तो ऐतिहासिक काल, हाँ, बीच में एक और आद्य ऐतिहासिक काल है जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। वहाँ पर भी हमें रिटन एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके, जैसे कि सिंधु सभ्यता। तो वो भी जो पूरा पीरियड है वो पुरातत्व के ही माध्यम से जो भी पुरावशेष खोजे जाते हैं उनकी वजह से हम इतिहास को निर्मित कर पाते हैं। बाकी ऐतिहासिक काल में तो हमें लिटरेरी एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो उनको तो हमने लिटरेरी जो सोर्सेज हैं उनसे पढ़ करके उसको प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो ये पुरातत्व की भूमिका है प्राचीन इतिहास में कि जिन कालों की जानकारी साहित्य नहीं दे पाता है, साहित्यिक स्रोत नहीं दे पाते हैं, उन कालों को पुरातत्व खोज करके निकालता है और इतिहास निर्माण में मदद करता है। सर एंशियंट हिस्ट्री में जैसे कुछ चीज़ें रिमेंबर करनी बहुत टफ हो जाती है, लाइक डेट हो गया, नाम हो गया, प्लेसेस हो गए। सर मतलब उस चीज़ को क्लैरिफाई करके कैसे मतलब रिमेंबर ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, इतिहास को जब आप पढ़ें तो आप उसको कंटेम्प्रेरी वर्ड से जोड़ लीजिए। जो वर्तमान में चीज़ें आपके चल रही हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही हैं, और मैं अपने क्लासेस में इस चीज़ को बड़ा फॉलो भी करता हूं कि मैं कंटेम्प्रेरी हो रही घटनाओं या चीज़ों के साथ उसको जोड़ करके पढ़ाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि आप जो समसामयिक चीज़ें चल रही होती हैं वो आपके दिमाग में आसानी से आ जाती हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने के, उदाहरण देने का प्रयास किया जाता है क्लासेस में कि वो उससे रिलेट कर रहे हों। जैसे मैं अक्सर रिलेटिव डेटिंग के संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं कि अक्सर आप देखते हैं कि गांव में जो पहले जब जन्म तिथियां लोगों को नहीं पता होती थी तो किसी न किसी त्यौहार के साथ में किसी के जन्म को जोड़ दिया जाता था कि आप रक्षाबंधन के दिन पैदा हुए थे, आप दीपावली के दिन पैदा हुए थे, आप अमावस्या के दिन पैदा हुए थे, पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। तो ये सब कुछ उदाहरण है रिलेटिव डेटिंग के, सापेक्ष तिथि निर्धारण के। तो ऐसे ही समसामयिक उदाहरणों के माध्यम से आप इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं, और एक लंबे समय तक वो आपसे जुड़ा होता है। क्योंकि देखिए, क्लास जो हमारी होती है वो हम लोग प्रयास करते हैं कि उन क्लासेस में ऐसे उदाहरण दे जो कि आपके सामान्य जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो जिससे कि आप रिलेट कर पाएँ आसानी से, और उससे एक सुविधा हो जाती है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो लंबे समय तक आपकी स्मृतियों में चले आते हैं, मेमोरीज़ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों के होने हैं, तो बेस्ट वे आंसर राइटिंग का क्या हो जाए ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े, और कंटेंट कैसा होना चाहिए ताकि इम्पैक्ट अच्छा रहे वहाँ पे? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमें फोकस करना चाहिए। एक तो देख लेना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं एग्जामिनेशन में, और उन्हीं प्रश्नों को फोकस करते हुए अनसॉल्व्ड के मतलब उसको हाँ बिल्कुल उसका सहारा लिया जा सकता है। आप देखें कि पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और उन्हीं प्रश्नों को आप अपने सामने रखें, और जब भी आंसर राइटिंग करें तो एक फ्रेमिंग करें। पहले आप फ्रेम कर लें कि आपके इस आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कौन कौन से कंटेंट और तथ्य आ सकते हैं, उसको एक सामने आप जो है उसका फ्लो चार्ट बना लें। सर
एक और मिथ या रियलिटी है बट वो नहीं पता, जैसे कि आप जितना आंसर मतलब पेजेस भरोगे या फिर उतना उतना आपको मार्क्स मिलेगा। ये बेसिकली पेजेस भरने से कभी आपको नंबर नहीं मिलते हैं, इस बात को हमेशा आप ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। आंसर राइटिंग करते समय कंटेंट महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप तथ्यों का प्रयोग किस तरीके से क्रमबद्धता से कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है, और पेज कभी भी भरने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ये पूरी तरीके से मैं सभी विद्यार्थियों से चीज़ कह देना चाहता हूँ कि पेज भरने की जो आदत है उसको समाप्त करें। आप उस प्रश्न के में पूछे गए जो भी तथ्य उसमें आ सकते हैं उन तथ्यों को शामिल करें और एक फ्रेमिंग कर लें, अपने सामने एक फ्लो चार्ट बना लें और उसी फ्लो चार्ट को आप डिस्क्राइब करते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दें, ठीक है, जिससे कि आप एक अच्छा बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और एक और तरीका है जो अक्सर हम लोग सिविल सर्विसेज की भी जब बात करते हैं मेंस राइटिंग की, तो उसमें भी एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, उसका एक इंट्रोडक्शन दें, भूमिका बनाएं, फिर आप मेन कंटेंट में आए जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अंततः एक कंक्लूज़न दे, और कंक्लूज़न बेसिकली वैसा होना चाहिए जिसमें आपके वो सारे चीज़ें आ जाएं जो आपने इंट्रोडक्शन और मेन आपका जो कंटेंट था उसमें डाला है, और उसका कंटेम्प्रेरी वर्ड के साथ जोड़ करके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको लिखने का प्रयास करें। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर जो है आंसर राइटिंग हो सकती है, रेलेवेंट आंसर राइटिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब सर ये है कि गोल से कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, लाइक यहाँ पे हम पढ़ने आते हैं लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, उसको कम कैसे करें या फिर अपने गोल पे ज़्यादा कैसे फोकस करें? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ तो ये वो डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ठीक है, वो लाइफ के पार्ट हैं और वो आपके साथ साथ चलेंगे। आपको कभी लगेगा कि मैं स्पोर्ट्स में चला जाऊँ, कभी लगेगा कि मैं कुछ अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ, वो आपके लाइफ के पार्ट हैं, वो आपको सीखना भी चाहिए। आप मोनोटोनस नहीं हो सकते, या आप लीनियर नहीं हो सकते, या आप एक ही तरफ नहीं जा सकते कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है, मे बी ये सार्वजनिक ना हो या ये कह सकते हैं कि सबकी फीलिंग ना हो सकती है ये, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप और भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि मानसिक रूप से आप ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स को आप ले लीजिए, आप कोई और अदर एक्टिविटी, सिंगिंग ले लीजिए, डांसिंग ले लीजिए, ये आपको मानसिक रूप से तैयार करता है, और तब आप इसके साथ साथ पढ़ाई करिए तो आप बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ कर पाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ें आपको कंसंट्रेशन देने में मदद करती हैं, ठीक है। और अपना एक गोल लाइफ का बना लीजिए, उसके लिए एक मोटिवेशन अपने साथ रखिए, फ्रेंड्स रखिए, अपने कुछ आइडियल सेट करिए, उनके साथ अपने कुछ गोल सेट करिए, अपना डेली टू डेली रूटीन एक बना लीजिए, तो उसको फॉलो करते हुए आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिल जाएगा। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैंने लाइफ में जब मैं पीजी करने आया तब आर्कियोलॉजी मेरे लिए एक ऐसा विषय था जिसको मैंने फिल्मों में देखा था कि भाई एक कुछ आर्कियोलॉजी होती है और लोग खोदने जाते हैं, खोज करते हैं, खजाने की खोज होती है, ट्रेजर वो होता है, हंटिंग होती है। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में, जहन में बनी हुई थी। तो मुझसे जब ऑप्शनल पूछा गया कि भाई आप क्या लेना चाहोगे, क्योंकि हमारे यहाँ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ़र करता है नॉन आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी, जब हम एमए में एडमिशन लेने जाते हैं, तो मैंने स्पॉन्टेनियस जो है एक वर्ड जो निकला, मैंने कहा आर्कियोलॉजी लूँगा, जबकि मैं उसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उस विषय में आता गया, रमता गया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया उस विषय के प्रति। तो आप जब तक किसी विषय के प्रति, कोई कार्य के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप लाख उसको करने का प्रयास करें, आप कर नहीं पाएंगे। तो अपने किसी भी कार्य में एक इंटरेस्ट आपको डेवलप करना होगा, एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आपको बनाना होगा। उसके बाद जब पीएचडी में इन्वॉल्व हुए, सोचा नहीं था कि पीएचडी करेंगे, क्योंकि सिविल का सपना लेकर के यहाँ पे आए। ज़्यादातर बच्चे जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने को आते हैं, उनका पहला गोल सिविल सर्विसेज को क्रैक करना होता है। मेरा भी था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बनी, मेरे फादर की डेथ हो गई 2009 में, मैं पीजी में था उस समय और घर का सबसे बड़ा था। तो उसी दौरान मैंने जेआरएफ, जो यूजीसी का एग्ज़ाम होता है, नेट जेआरएफ का, मैंने दिया और पहले ही बार में मैं जेआरएफ हो गया। तो एक तरीके से एक डेस्टिनी भी है जो आपको उस तरफ खींच ले जाती है। तो मैं जैसे ही जेआरएफ हुआ, उसी समय क्रेट का फॉर्म आया था, मैंने अप्लाई किया, मैं तुरंत रिसर्च में ज्वाइन कर लिया। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा एक ज़रूरत थी मुझे कि फेलोशिप मिलने लगेगी, मैं अपनी फैमिली को और ख़ुद को देख पाऊँगा।
तो एक डेस्टिनी भी है, एक धीरे धीरे आर्कियोलॉजी के प्रति एक लगाव होता जा रहा था, सेल्फ मोटिवेशन होता जा रहा था, वो धीरे धीरे मुझे इस फील्ड में लेकर के आया। पीएचडी करने के बाद भी कुछ समय ऐसा महसूस हुआ कि शायद आगे का क्या रास्ता होगा। जब मैं गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रहा था, इसी दौरान कुछ और मुझे मौके मिले। मेरा एक बाहर जाने का भी मुझे एक मौका मिला। मैं यूके में 2017 में एक यूनेस्को प्रोजेक्ट में डरहम यूनिवर्सिटी में भी रहा कुछ समय के लिए। उसके बाद अगले ही साल मुझे इप्पा, एक हम लोगों की बड़ी प्रेस्टिजियस एक संस्था है, इंडो पैसिफिक प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, उसमें मुझे एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने का मौका मिला वियतनाम जा कर के, जिसका कि मुझे ट्रैवल ग्रांट भी मिला ICHR के थ्रू। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने मुझे ट्रैवल ग्रांट दिया जाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें होती गई जिससे कि मैं इस विषय के प्रति और आगे बढ़ता चला गया, एक इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। तो जब आप किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं, आप लगन से कर रहे होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते कर रहे होते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि अपने आप को बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रखिए और साथ साथ पढ़ाई करते चलिए। सर, अभी तक आपने जितना बताया, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब शुरुआत से लेकर और आज तक, मतलब आपके सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट और फेलियर्स क्या रहे, लाइक आपने वो मतलब फील की हो बहुत ज़्यादा? मुझे जो लगता है मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है वो था कि जब मैंने JRF का एग्ज़ाम क्रैक किया था पहली बार में, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट था। रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मेरी घर की इनकम ज़ीरो थी और मेरे ऊपर एक मेंटल प्रेशर था अपने आप को सर्वाइव करने का, कि अब मेरा सर्वाइवल किस तरफ जाता है। जैसे हम लोग आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं तो प्रीहिस्टोरिक पीरियड में बात करते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है डार्विन की, कि भैया अगर आप फिट नहीं हैं इस दौर के लिए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरा सर्वाइवल क्या है। तो उस सर्वाइवल की तलाश में जो पहला एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया JRF पहले ही अटैम्प्ट में, वो लगा कि मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरी लाइफ की, क्योंकि उसी ने एक रास्ता मुझे दिया, एक रास्ता मिला मुझे जिससे कि मैं यहाँ तक आ पाया। हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम देता नहीं हो पाता, हो सकता है मेंटल स्ट्रेस बढ़ता, कुछ और करने लगता। तो वो मैं मानता हूँ कि वो एक टर्निंग ट्रैक था मेरी लाइफ का, जो कि मुझे आगे लेकर गया। डिसअपॉइंटमेंट तो वैसे बहुत ज़्यादा कभी महसूस हुई नहीं, क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट बना रहा। गेस्ट लेक्चरर पढ़ाते हुए थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस कभी कभी रहती थी, तो फैमिली सपोर्ट कर रही थी पीछे, बैकिंग मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब सपोर्ट में थे। तो एक उनकी वजह से भी मैं आगे आ पाया। डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब कभी कभी स्टूडेंट्स की कुछ चीज़ों को, जैसे होता है ना कि उनकी कुछ और मांग है, डिमांड है, और कभी कभी हम एफर्ट नहीं कर पाते। कोरोना पीरियड में ऐसा था, बहुत सारे बच्चे, मैंने जब पढ़ाना थोड़ा सा ऑनलाइन शुरू किया तो वो इस वजह से शुरू किया क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के फ़ोन अटेंड करता था। वो कहते थे सर हम गांव में पढ़े हुए हैं और पूरी तरीके से ऐसी परिस्थितियां हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे आगे का भविष्य जाएगा, क्या जाएगा। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार एज अ टीचर मेरी जो भूमिका है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति, तो उसको मैं कैसे ओवरकम, कैसे आगे बढ़ूँ। तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे प्रयास किया, थोड़ा सा ऑनलाइन माध्यम से उनको पढ़ाना शुरू किया। तो रिस्पांस अच्छा था, उनको भी लगा कि हाँ सर ने एफ़र्ट किया हम लोगों के लिए। तो उस डिसअपॉइंटमेंट से निकल करके एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। तो जब विद्यार्थियों की कुछ चीज़ें लगती हैं कि नहीं हो पा रही तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। बाकी कभी लाइफ में कैरियर को लेकर के थोड़ा बहुत कभी हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा महसूस नहीं किया मैंने इस चीज़ को। सर लास्ट क्वेश्चन आज का, हम मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को या फिर सारे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मेरा जो मैसेज है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बाकी सारे विद्यार्थियों के लिए मैसेज है कि भाई आप अपनी जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और ख़ासकर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो वर्तमान दौर है सोशल मीडिया का, हम मानते हैं कि बड़ा हमें प्रभावित कर रहा है, लेकिन पुस्तकों को पढ़ना मत छोड़िए। जो आपका बेस है, फाउंडेशन वही है, पुस्तकों को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। क्योंकि आज का जो दौर है गूगल का, हम बड़ा सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। हम तुरंत सर्च करते हैं और सर्च इंजन के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि वो हमें सूचनाएं दे रहा है, वो हमारे ज्ञान का विस्तार नहीं कर रहा। ज्ञान का विस्तार होगा पुस्तकों को पढ़ने से। तो मैं सारे अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि आप पुस्तकालय जाइए, पुस्तकों को पढ़िए, लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि इसी से आप आगे बढ़ेंगे।
अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो कभी भी आगे पहुंच नहीं पाएंगे जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं। और फिर वही बात होगी कि ये जो वर्तमान दौर है ये सर्वाइवल का दौर है और इसमें वही सर्वाइव कर पाएगा जो फिट है इस कंडीशन में, ठीक है। और फिट बनने के लिए आपको पुस्तकों के साथ जुड़ करके रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और आपने जो भी कहा हम अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भाई मेरा साक्षात्कार लिया और मेरी जो बातें हैं वो विद्यार्थियों तक पहुँचेंगी इसके माध्यम से, मैं आशा करता हूँ। और अगर मेरी बातों से 10 से 15 विद्यार्थी भी लाभान्वित हो गए और अपने जीवन में उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया जो वो अचीव करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरे लिए, आप सबके लिए। तो और इसके अलावा मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके चैनल को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देखें, शेयर करें, आप लोगों का ये जो कार्य है ये आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के जो अध्यापकगण हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे अच्छे अध्यापक हैं हमारे बीच में जो अपनी बातों से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और जो मोटिवेशन की बात कर रहे थे, आइडियलिज्म की बात कर रहे थे, अपने एक आदर्श को बनाने की बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं हमारे बीच के ही लोग आदर्श आपके बने और आप उस जीवन में बेहतर कर पाएँ। और साथ ही साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी है हम लोग के ऊपर कि विश्वविद्यालय का जो पुरातन दौर था उसको हम लोग को वापस लाना है, क्योंकि कभी कभी वो जो ऐसा एक वैक्यूम सा था बीच में जिसमें कि लगा कि विश्वविद्यालय में पठन पाठन का वो माहौल नहीं बन पा रहा। लेकिन वर्तमान जो माहौल है उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है और पठन पाठन की जो व्यवस्था है जो अब देखने को मिलती है बहुत बेहतर दिखाई पड़ती है। मैं तो अपने क्लासेस में देखता हूँ हमेशा भीड़ रहती है और भी क्लासेस लगातार भरी हुई है और विद्यार्थियों के रुख में भी जो परिवर्तन आया है वो भी बड़ा सराहनीय है। वो क्लासेस तक पहुँच रहे हैं और अध्यापकगण क्लास ले रहे हैं, फिर से वो माहौल बने, वाद संवाद का दौर बने, विश्वविद्यालय का जो गौरव पुरातन था जो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट उसको हम लोग कंटिन्यू वो टाइटल को लेकर के आएँ और उसको कंटिन्यू कर पाएँ। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये दोनों तरफ की है, ये अध्यापकों की भी और विद्यार्थियों की भी है। दोनों को साथ में मिलकर के चलना होगा और तभी विश्वविद्यालय फिर से उस गौरव को प्राप्त कर लेगा। और हमें पूरी आशा है कि बहुत जल्दी हम लोग इसको प्राप्त कर लेंगे। और मैं आपके इस मन से माननीय अपनी कुलपति महोदया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बेहतर एक माहौल विश्वविद्यालय को दिया और लंबे समय से जो लंबित शिक्षकों की भर्ती थी और कर्मचारियों की भर्ती थी उसको पूर्ण किया, जिससे कि एक बहुत बेहतर माहौल वर्तमान में तैयार हो गया है। आज जब हम लोग कैंपस में घुसते हैं और इस तरीके का गुलजार माहौल देखते हैं जहाँ पे अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हुए चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है दिल को, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और बीच के कुछ दौर में जो थोड़ी सी मायूसियाँ आईं वो वर्तमान दौर में दूर हो चुकी हैं। तो बस अब यही आशा है कि वो आगे बढ़ते रहे। ये जो पौधा मैम ने लगाया है ये पौधा जल्दी से फिर एक वृक्ष का निर्माण करे और इसी तरीके से तमाम वृक्ष बनते रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।